सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया है। असम है, नागालैंड है, सिक्किम है या त्रिपुरा है। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका प्रथम जो जैविक राज्य घोषित किया गया है वो सिक्किम है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कब घोषित किया गया था, डेट को भी आप याद रखेंगे, यानी कि 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी 2016। ठीक है, 18 फरवरी 2016 को ये प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जैविक जिला कौन सा है, जो प्रथम जैविक जिला है वो है डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर जिला जो राजस्थान का पहला जैविक जिला माना जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछता विश्व में पूर्णतः जैविक देश, ठीक है, विश्व में पूर्णतः जैविक देश कौन सा हो जाएगा, कौन सा देश हो जाएगा, यानी कि भूटान। पूरे विश्व के अंदर भूटान जो है ये पूर्ण रूप से जैविक देश है। ठीक है, विश्व में याद रखेंगे भूटान, और भारत में प्रथम जो जैविक राज्य घोषित किया गया था सिक्किम, 18 फरवरी 2016 को, और राजस्थान के अंदर प्रथम जैविक डिस्ट्रिक्ट जो है डूंगरपुर जिला है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रोग जिसका पशुओं से मानव और मानव से पशुओं में संचार होता है क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है रोग जिनका पशुओं से मानव में होता है और मानव से पशुओं में संचार होता है वैसे रोग क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है संसर्ग रोग, दूसरा है जूनोटिक रोग, तीसरा संक्रामक रोग, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चारों में से बताना है कौन सा रोग जो है पशुओं से मनुष्य में आता है और मनुष्य से पशुओं में होता है। ठीक है, आपको बताना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जूनोटिक रोग। ऐसे रोग को क्या कहते हैं, जूनोटिक रोग कहा जाता है। यानी कि इसका उदाहरण है एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग ऐसा होता है जो कि मनुष्य से पशुओं से मनुष्य में फैलता है, और ठीक है पशुओं से मनुष्य में फैलता है। एक ऐसा रोग होता है जिसको जूनोटिक रोग कहा जाता है। ठीक है, संसर्ग रोग की बात कर लेते हैं। संसर्ग यानी कि कॉन्टाजिनस, इसका मतलब होता है छूत से या संपर्क में आने से यह रोग होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण होगा FMD। ठीक है, FMD यानी फुट और माउथ डिजीज, जिसको खुरपका मुंहपका रोग कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं संपर्क रोग। संपर्क रोग यानी कि इसमें क्या होता है, जितने भी पशु होते हैं संक्रामक रोग होता है वो सब आते हैं संक्रामक रोग में। ठीक है, जैसे जीवाणु से होने वाले रोग ये भी आपके किस में आएंगे, संक्रमण या संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, जीवाणु से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से जितने भी रोग होते हैं ये सब रोग हमारे क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, आपको बताना है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। पहला है ऑप्शन विटामिन E, विटामिन C, विटामिन K और विटामिन A। चारों में से बताइए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन K। विटामिन K की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। और विटामिन A की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन E की कमी से क्या होता है, विटामिन E की कमी से होता है बांझपन। ठीक है, बांझपन, और क्या होता है, नपुंसकता। ठीक है, ये विटामिन E की कमी से। और बात करते हैं विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर K। ठीक है, विटामिन K की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है
कि नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, आपको बताना नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 16 जुलाई 1929 को, 12 जुलाई 1982 को, 21 जनवरी 2004 को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी प्रोफेसर शिवारामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, प्रोफेसर शिवारामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई पर है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊँट को कहते हैं, घोड़ा को कहते हैं, गधा को, या जेबरा का। चारों में से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऊँट को, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको राजकीय पशु कब घोषित किया गया था? 30 जून 2014 को राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेच विधि किसके द्वारा दी गई थी? आपको बताना है गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेच विधि किसके द्वारा दी गई थी। पहला ऑप्शन है CN आचार्य 1951, दूसरा है निकोलस 1987, तीसरा है पीटर ड्रिक्सेंजी 1843 और चौथा है लूथरा 1947। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा CN आचार्य 1951 के अनुसार। ठीक है, इनके द्वारा क्या हुआ था? गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेच विधि बताया गया था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गोबर की आधुनिक विधि भी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक विधि भी कहते हैं, इसको आधुनिक विधि भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं निकोलस एपर्ट, इन्होंने 16 पोषक तत्व के बारे में बताया था। ठीक है, 16 पोषक तत्व के बारे में बताया था। ठीक है, जिसको लाभकारी पोषक तत्व के बारे में बताया था। पीटर ड्रेकसेंजी ये कौन है? ये जनक हैं एग्रोनॉमी के। ठीक है, एग्रोनॉमी के जनक कहा जाता है, एग्रोनॉमी के जनक इनको कहा जाता है, पीटर ड्रेकसेंजी 1843 को। और लूथरा क्या है? लूथरा यानी कि बीजों का सोलर उपचार, इन्होंने क्या बताया था? बीजों का सोलर उपचार के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि CN आचार्य 1951, इन्होंने गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेच विधि का प्रतिपादन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फल है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा फल ऐसा है क्लाइमेट्रिक है। पहला ऑप्शन है अंगूर, दूसरा सीताफल, तीसरा है अनार, चौथा है बेर। ठीक है, चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लाइमेट्रिक फल कहते किसे? पहले ये समझ लीजिए कि तुड़ाई के पश्चात हम जिनको 50 पका सकते हैं, ऐसे फल को क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक फल कहा जाता है। यानी कि तुड़ाई के पश्चात हम उनको पका सकते हैं, तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक फल कहा जाता है। यानी कि तुड़ाई के पश्चात जिनको नहीं पकाया जा सकता है उनको कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल। ठीक है, तो इसमें बताना है कि क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यानी कि सीताफल। सीताफल कैसा हमारा क्लाइमेट्रिक फल है, यानी कि इसको तुड़ाई के बाद हम इसको पका सकते हैं। ठीक है, बाकी अंगूर हो गया, अनार हो गया, बेर हो गया, ये तीनों ही ऑप्शन जो है इसमें यानी कि ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, इनको तुड़ाई के बाद हम नहीं पका सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मुर्गियों में सर्वोत्तम मांस उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है मुर्गियों में सर्वोत्तम मांस उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है। लेगहॉर्न है, फ्लाईमाउथ रॉक है, मिनोरका है या रोड आइलैंड है। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्लाई माउथ। ठीक है, फ्लाई माउथ रॉक इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, अमेरिका में ही इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा मतलब देखा गया है। और बात करें जो मांस उत्पादन के लिए मुर्गियां पाली जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहते हैं भैया? उनको कहते हैं ब्रायलर। ठीक है, ब्रायलर कहा जाता है उनको, और व्यापारिक दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और फ्लाई माउथ रॉक के नर की बात करें, नर का वेट कितना होता है मुर्गे का? तो 4.3 किलोग्राम होता है। ठीक है, 4.3 किलोग्राम नर का वेट हो जाता है। और मादा का कितना होता है? इसका वेट हो जाता है 3.4 किलोग्राम। ठीक है, 3.4 किलोग्राम वेट हो जाता है। यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं ये फ्लाई माउथ रॉक का नहीं है, ये दूसरे किसी
यानी कि देसी मुर्गे का चित्र लगा हुआ है, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, ये ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर कह रहा है फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, आपको बताना कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से। पहला ऑप्शन है ब्राउनिंग, दूसरा है बोल्टिंग, तीसरा है बटनिंग, चौथा है होलो स्टेम। यानी चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाएगा फूल गोभी में, तो बटनिंग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, बटनिंग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कार्ड क्या होता है इसमें, कार्ड यानी कि छोटा हो जाता है, ठीक है, कार्ड क्या होता है, छोटा हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बटनिंग का चित्र लगा हुआ है, यानी कि इसके जो कार्ड है यानी कि फूल वाला पार्ट जो होता है वो छोटा रह जाता है। अब ब्राउनिंग किसे कहते हैं, ब्राउनिंग मतलब होता है भूरापन, ठीक है, फूल गोभी में क्या होता है, भूरापन आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्राउनिंग कहा जाता है, ठीक है, भूरापन आ जाता है। उसके बाद बोल्टिंग, बोल्टिंग किस में होता है, बोल्टिंग होता है प्याज में, ठीक है, बोल्टिंग किस में होता है, प्याज में होता है, यानी कि ये कम तापमान के कारण होता है, कम तापमान के कारण और कम तापमान के कारण क्या हो जाता है, बोल्टिंग हो जाता है, ठीक है। और एक और बात इसमें होलो स्टेम, होलो स्टेम जो है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण और बोरान की कमी के कारण, ठीक है, कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, तो होलो स्टेम हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, बोरान तत्व की कमी के कारण होलो स्टेम हो जाता है। इसमें फूल गोभी का जो होता है तना जो होता है खोखला हो जाता है, इसको होलो स्टेम कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यानी कि 3 होलो स्टेम और बोल्टिंग और ब्राउनिंग, बटनिंग और होलो स्टेम, ये 3 जो है फूल गोभी से संबंधित है और बोल्टिंग जो है प्याज से संबंधित है, फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है ट्रेप फसल का एक उदाहरण है, ठीक है, आपको बताना है ट्रेप फसल का कौन सा उदाहरण है, कपास है, मक्का है, लोबिया, भिंडी, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको कीटों को आकर्षित करता है, ठीक है, क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रेप क्रॉप कहा जाता है, ठीक है, आकर्षित करता है उसको ट्रेप क्रॉप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि भिंडी, भिंडी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ट्रेप फसल के रूप में भी काम करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित में से किस नस्ल में पी कॉम्ब पाई जाती है, ठीक है, आपको बताना है पी कॉम्ब यानी कि मटर की किस्म की कलंगी, ठीक है, मटर किस्म की कलंगी, ठीक है, कलंगी पाई जाती है किसमें, यहाँ पे जो कलंगी होती है ऐसे ऐसे लगी होती है, मटर के आकार की होती है, बताना है पी कॉम्ब पाई जाती है किस नस्ल के अंदर, ठीक है। तो ये पाई जाती है रेड कार्निस के अंदर, इसका आंसर सही हो जाएगा रेड कार्निस के अंदर मटर की किस्म की आकार की कलंगी पाई जाती है, जिसको पी कॉम्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेल किस कुल का पौधा है, ठीक है, आपको बताना है बेल की फैमिली बताना है। पहला ऑप्शन है रूटेसी, दूसरा है रेमनेसी, तीसरा टेलिएसी, चौथा है म्यूजेसी, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रूटेसी, ठीक है, बेल कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बेल का वैज्ञानिक नाम होता है एगलस मार्मुलस, ठीक है, एगल मार्मुलस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। बात करते हैं रेमनेसी में, रेमनेसी में कौन आ जाएगा, बैर आ जाएगा, ठीक है, इसकी बैर की फैमिली कौन सी होती है, रेमनेसी होती है। टिलिएसी किसकी फैमिली है, टिलिएसी फालसा की फैमिली है, ठीक है, फालसा की फैमिली क्या होती है, टिलिएसी होती है। म्यूजेसी किसकी फैमिली होती है, सब लोग जानते हैं केला की फैमिली कौन सी होती है, म्यूजेसी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर उगाना क्या कहलाता है, ठीक है, आपको बताना है एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को बीजों को मिलाकर बोना क्या कहलाता है। तो आपको बताना है मिश्रित फसल, अंतःसस्य फसल या झूम खेती या मोनोकल्चर, ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी एक या एक से अधिक बीजों को आपस में मिलाकर बुआई करना क्या कहलाता है, मिश्रित फसल कहलाता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतःसस्य फसल किसे कहते हैं, अंतःसस्य फसल उसे कहते हैं यानी कि निश्चित कतार में लगाना, ठीक है, एक निश्चित कतार होती है उसके अंदर लगाएंगे तो ऐसी फसल को क्या कहते हैं, अंतःसस्य फसल कहा जाता है, ठीक है, तो सेकंड वाला आंसर हो जाता है। झूम खेती किसे कहते हैं, जैसे मिजोरम वगैरह में क्या करते हैं, झूम खेती ज़्यादा अपनाई जाती है, ठीक है, यानी कि जंगल होते हैं, जंगलों को साफ करके वहाँ पर खेती करना क्या कहलाता है, झूम खेती कहलाती है, या इसको स्थानांतरित खेती भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मोनोकल्चर का अर्थ होता है एक ही स्थान पर बार बार
वही किस्म के पौधों को लगाना या खेती करना मोनोकल्चर कहलाती है। ठीक है, मोनोकल्चर किसे कहते हैं? एक ही स्थान पर बार बार खेती करना मोनोकल्चर कहलाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है तांबा जैसा रंग भैंस के किस नस्ल का होता है? ठीक है, आपको बताना तांबा जैसा रंग भैंस के किस नस्ल का होता है? नागपुर का होता है, रावी का होता है, नीली का होता है या भदावरी का होता है? चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तांबे जैसा जो रंग होता है यानी कि आगे से तिकोने जैसी दिखाई देती है। ठीक है, पीछे आगे से पतली और पीछे से चौड़े रंग की दिखाई देती है ये नस्ल। ठीक है, आपको पहचानना ये किस प्रकार की होती है, यानी कि सर्वाधिक दूध देने वाली भी होती है। सर्वाधिक दूध देने वाली नहीं कह सकते हैं, सर्वाधिक वसा प्रतिशत जिसके अंदर पाई जाती है वो यही होगी ये नस्ल। ठीक है, उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर तांबे जैसा होता है, यानी कि कॉपर रंग के जैसा होता है। ठीक है, और ये होती है कहाँ पर पाई जाती है? ये अधिकतर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में आगरा क्षेत्र, आगरा या भदावर क्षेत्र माना गया। ठीक है, अब आप लोग बता ले जाएंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भदावरी जो कि इसका कलर कैसा होता है आप देख सकते हैं, तांबे जैसा होता है यानी कि कॉपर के रंग जैसा होता है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में आगरा का भदावर जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलती है। इसका जो शरीर होता है तिकोने कलर का होता है, यानी आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है, और सर्वाधिक वसा प्रतिशत इसके अंदर पाई जाती है, यानी कि 14% तक इसके अंदर वसा प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला यानी कि भदावर एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का है दो मुख्य मौसमी या फूलों के मध्यांतर में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बताना दो मुख्य मौसमी फसलों के मध्यांतर उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? अंतरासस्यन कहते हैं, आकस्मिक फसल कहते हैं, या सीमांत फसल कहते हैं, या वृद्धि कारक फसल कहा जाता है? चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकस्मिक फसल। ठीक है, ऐसे फसल को क्या कहा जाता है? जो दो मुख्य मौसमी फसलों के मध्यांतर उगाई जाती है, तो ऐसे फसल को आकस्मिक फसल कहा जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं कैच क्रॉप। ठीक है, कैच क्रॉप भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए उपयोगी यंत्र है। ठीक है, आपको बताना वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी में लिया जाता है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर या ब्यूटारोमीटर? ठीक है, चारों में से बताना है कौन सा जो है वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वायु की गति। ठीक है, वायु की गति किससे ज्ञात करते हैं? एनीमोमीटर से ज्ञात किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। लेक्टोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? दूध का अपेक्षित घनत्व। ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? ये करते हैं लेक्टोमीटर से। और ब्यूटायरोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? दूध की वसा। ठीक है, दूध की वसा किससे ज्ञात करते हैं? ब्यूटायरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अल्टीमीटर जानते हैं किसके कौन सा यंत्र है, यानी कि ऊंचाई मापने के लिए कौन सा अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्रिस्कोग्राफ आता है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए कौन सा यंत्र का? क्रिस्कोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेंसियोमीटर के बारे में जानते हैं, मृदा की नमी ज्ञात करने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक आता है पोटोमीटर यानी कि उत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब यंत्र जितने भी होते हैं तो आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का पशुओं में लंगड़ी रोग का कारक बताना है। ठीक है, पशुओं में जो लंगड़ी रोग लगता है जिसको ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रोग लगने पर वहाँ पे चुरचुर की आवाज़ आती है। ठीक है, उसको कहते हैं लंगड़ी रोग या ब्लैक क्वार्टर या चुरचुरिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस रोग के कारक होती है? ये क्लास्ट्रीडियम बेल्सियाई, पास्चुनेला बोविसिप्टिका, स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेक्सिका या क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। ठीक है, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, जिसके द्वारा लंगड़ी रोग हो जाता है यानी कि ब्लैक क्वार्टर रोग हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई के द्वारा क्या होता है? पशुओं में लंगड़ी रोग यानी कि ब्लैक क्वार्टर रोग हो जाता है। बात करते हैं क्लास्ट्रीडियम बेल्सियाई। क्लास्ट्रीडियम बेल्सियाई द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फिड़किया रोग जो होता है ये किसके द्वारा होता है? ये होता है क्लास्ट्रीडियम बेल्सियाई द्वारा होता है। अब बात करते हैं पास्चुरेला बोविसिप्टिका, ये किसके द्वारा होता है? ये गलघोटू। ठीक है, गलघोटू ये रोग होता है। ठीक है, ये पास्चुरेला बोविसिप्टिका द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेक्सिया ये किसके द्वारा? इसके द्वारा होता है
थनैला रोग, ठीक है। थनैला रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। जैसे थनैला रोग हो जाता है तो थन जो होते हैं कठोर हो जाते हैं, और जैसे हम दूध निकाले तो उसमें दूध में छिछड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। और छिछड़े आपको दिखाई देंगे जब हम दूध छानने का काम करते हैं तो छन्नी के अंदर छिछड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है असमतल सतह पर सिंचाई की विधि बताइए, ठीक है। आपको बताना असमतल खेत जो होता है वो समतल नहीं असमतल है, तो उसमें सिंचाई की विधि सबसे अच्छी कौन सी होती है? स्प्रिंकलर विधि या फ्लड विधि या ड्रिप विधि या समतल विधि, ठीक है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा स्प्रिंकलर सिंचाई, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन द्वारा असमतल खेतों में सिंचाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंकलर विधि है, खेत में लगा हुआ है, फुहारा विधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। फ्लड सिंचाई की बात कर लेते हैं, यानी कि लवणीय मृदा, जहाँ पर भूमि कैसी होती है? लवणीय मृदाएं होती हैं, तो ऐसे स्थानों पर कौन सी सिंचाई करते हैं? फ्लड सिंचाई से किया जाता है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन यानी कि शुष्क क्षेत्र जहाँ का शुष्क खेती के लिए अच्छी होती है, ठीक है। ये या रेतीली मृदा, ठीक है। रेतीली मृदा के लिए कौन सी सिंचाई? या शुष्क खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है, यानी कि प्लांट जो होता है उसके पास में ही पानी गिरता है बूंद बूंद के रूप में, उसको ड्रिप इरिगेशन के रूप में जाना जाता है। सतह सिंचाई की बात कर लेते हैं। सतह सिंचाई जितनी भी सिंचाई, चाहे स्प्रिंकलर हो, फ्लड हो, चाहे ड्रिप हो, सब सिंचाई जितनी भी आती हैं सतह सिंचाई के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि पानी जो होता है चारों तरफ फैल के जाता है, ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दीमक के प्रयोग को रोकने के लिए किस कीटनाशी को सिंचाई जल के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दीमक के प्रकोप को रोकने के लिए किस कीटनाशी को सिंचाई के साथ प्रयोग किया जाता है बताना है आपको। कार्बोफ्यूरॉन, फोरेट या क्लोरोपाइरिफास या क्विनोलफॉस, चारों में से बताइए कौन सा प्रयोग करेंगे जो सिंचाई के साथ में दीमक को प्रकोप को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये तीनों देख सकते हैं, तीनों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, फोटो भी दिया हुआ है, चित्र भी दिया हुआ है, ठीक है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोपाइरिफास, ठीक है। दीमक की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोपाइरिफास का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं क्लोरोपाइरिफास है, यानी कि ये दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्लोरोपाइरिफास का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है भैंस में यौना आरंभ की अवधि कितनी होती है, ठीक है। आपको बताना है प्यूबर्टी मतलब होता है कि भैंस में अंडाणु बनने की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है, ठीक है। भैंस में अंडाणु बनने की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है यही आपको बताना है। इसी को क्या कहते हैं? यौना आरंभ कहते हैं या प्यूबर्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 30 वाला। 30 माह में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है भैंसों में, ठीक है। अंडाणु बनने स्टार्ट हो जाते हैं भैंस में। तो ये हो गया भैंस का। 10 माह किस में होता है? 10 माह होता है भेड़ में, ठीक है। भेड़ का अगर पूछेगा तो यौना अवस्था कब आरंभ हो जाती है, तो ये 10 माह में आरंभ हो जाती है, ठीक है। और 24 माह की बात करें, 24 माह किस में होता है? गाय में होता है, ये भी याद रखेंगे। और बकरी की बात कर लेते हैं, 12 माह में बकरी, ये चारों ऑप्शन आप याद रखेंगे, बकरी, गाय, भेड़, और ये हो गया 30 माह भैंस, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। 21 नंबर का रहा बेमेल को छाटिए। बेमेल को छाटना है, ठीक है। 3 यानी कि सही है और 1 इसमें बेमेल है, ठीक है। इसमें बताना है, एक तरफ फसल दिया हुआ है, एक तरफ क्रोमोजोम नंबर दिया है, गुणसूत्र संख्या दिया हुआ है। चलिए पहला है गेहूं के 48 क्रोमोजोम नंबर होता है, धान का 24 होता है, मक्का का 20 होता है या जौ का 14 होता है। चारों में से बताइए बेमेल कौन सा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गेहूं का 48 नहीं होता, गेहूं का क्रोमोजोम नंबर होता है 42, ठीक है। बाकी धान का 24 होता है, मक्का का 20 होता है, जौ का 14 क्रोमोजोम नंबर होता है, ठीक है। बेमेल हो गया हमारा गेहूं का 42 क्रोमोजोम नंबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 3 जीवाणु जनित रोग हैं, एक नहीं है इसमें से। पहला देखिए टीबी, जिसको तपेदिक कहा जाता है या क्षय रोग भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। निमोनिया, उसके बाद ब्रूसेलोसिस, ठीक है, ये भी है कि नहीं है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद रेबीज, ठीक है। चारों में से बताइए कौन सा रोग जो जीवाणु जनित नहीं है, ठीक है। तो
यानी कि टीबी रोग, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी आप सही मान लीजिए। निमोनिया, ये भी बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। और ब्रूसेलोसिस, ये भी किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जीवाणु जनित हो। रेबीज, जानते हैं रेबीज किसके द्वारा होता है, ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। वायरस जनित रोग है, ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर, रेबीज जो होता है वायरस जनित है, ना कि जीवाणु जनित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3 लाइन बोकर, ठीक है, एक लाइन खाली छोड़ने को बुआई की विधि कहलाती है, ठीक है। बॉर्डर विधि कहलाती है, कंटूर विधि कहलाती है, इंटरक्रॉपिंग कहलाती है या रिले क्रॉपिंग कहलाती है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इस ऐसी खेती को क्या कहते हैं, बॉर्डर विधि कहते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंटूर विधि। कंटूर विधि को कहाँ अपनाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है, यानी कि इसको सीढ़ीदार खेती भी कह सकते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली खेती भी कहते हैं कंटूर विधि को, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। तीसरा जो है इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं, निश्चित कतार में, ठीक है, निश्चित कतार में खेती करना या लाइनों में खेती करना क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। रिले क्रॉपिंग क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग यानी एक वर्ष में 4 फसल लेना, ठीक है, 4 फसल लेना क्या कहलाता है, ये हमारा रिले क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कह रहा है मुर्गी के मांस को कहते हैं, ठीक है। आपको बताना मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, टेंडर कहते हैं, व्हील कहते हैं, फ्लेश कहते हैं या चिकन कहते हैं। चारों में से बताइए क्या कहा जाता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है, चिकन कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। टेंडर की बात कर लेते हैं। टेंडर यानी कि कुड़क मुर्गी, ठीक है। कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, टेंडर कहा जाता है। यानी कि कुड़क मुर्गी वे होते हैं जो अंडा देती हैं, अंडे देते समय अगर उनको मांस के रूप में प्रयोग में लिया जाता है तो ऐसे मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, टेंडर कहा जाता है। बील किसको कहते हैं, बील मतलब नवजात बछड़े का मांस को क्या कहते हैं, बील कहा जाता है, ठीक है। नवजात बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है, बील कहा जाता है। फ्लेश किसे कहते हैं, फ्लेश यानी भैंस के मांस को क्या कहते हैं, फ्लेश कहा जाता है, ठीक है। और चिकन के बारे में बताई दिए हैं कि मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है, चिकन कहा जाता है, ठीक है। या चिक मतलब होते हैं चूजे, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके मांस को क्या कहा जाता है, चिकन कहा जाता है। तो एक चीज़ और आप याद रखेंगे, चिकन जो मुर्गी का मांस होता है इसको क्या कहते हैं, सफ़ेद मांस भी कहा जाता है, ठीक है। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, सफ़ेद मांस भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और जितने अदर, जैसे मान लीजिए भैंस का हो गया और बकरे का हो गया, ठीक है, अदर जितने भी मांस होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, लाल मांस कहलाता है, ठीक है, लाल मांस कहलाता है, ये भी याद रखेंगे। मुर्गी का मांस कैसा होता है, सफ़ेद मांस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मिल्क फीवर रोग होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है या मेटाबॉलिक रोग है या रक्त परजीवी रोग है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो मिल्क फीवर रोग होता है यानी कि इसके अंदर बुखार नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो होता है लो हो जाता है, तो ऐसे बीमारी को क्या कहते हैं, मिल्क फीवर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार का रोग है वो मेटाबॉलिक रोग कहलाता है, ठीक है। किस प्रकार का है, मेटाबॉलिक रोग है ये, यानी कि मेटाबॉलिक यानी कि ये क्या होता है, इसमें कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी के कारण होने वाला रोग पशुओं में मिल्क फीवर होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा, आज का सीरीज यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। आज के सीरीज के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।